के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है भावेश। ये हैं कलोल गुजरात से। 12 नवंबर 1980 9:35। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी या अपना काम सूट करेगा और ये जरूरी भी है। वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा, और वो राहु बुध के साथ नक्षत्र के परिवर्तन में है, क्योंकि बुध जो है वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं और राहु आश्लेषा नक्षत्र में। इस आधार पर इन दोनों का परिवर्तन पर जरा गौर करिए तो धनु राशि की कुंडली बनती है। लग्न में धनु राशि जो भाग्य भाव की मूलतया राशि है। भाग्य के कारक गुरु मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं, भले मित्रवत बैठे हैं, लेकिन कन्या राशि में वो पेट का रोगी बनाते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को कई प्रकार से चरित्र से कमजोर बना देते हैं। व्यक्ति को अपने अंदर अभी और भी ज्यादा विश्वसनीय बनने की आवश्यकता है। आप अभी भरोसेमंद नहीं हुए हैं। अभी आपको जो कपटपूर्ण व्यवहार है या दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है वो आपके अंदर अभी है, तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे पंचम भाव के अधिपति 12वें जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रेम देता नहीं है, पाने की कोशिश ज्यादा करता है। ये दूसरी बात है। सूर्य नीच के होकर के, गुरु शत्रु की राशि में, शुक्र नीच के, ये तीन चीजें ठीक नहीं है। राहु का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति को धोखा और धोखेबाज बना देता है। थोड़ा बुरा लगेगा पर यही सत्य है। यहां राहु को नहीं बैठना था। ये बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। कपटपूर्ण नीति अपनाने वाला यह व्यक्ति कई बार जब जरूरत पड़ेगी तो किसी के भी हाथ पांव पड़ लेगा, लेकिन जब उसके हाथ में डंडा आ जाए तो मारने से भी पीछे नहीं हटता है। और साथ ही साथ ऐसा वो कई बार उसके भाई और बहनों से भी कई बार होते देख रहा हूं, खास करके बड़े भाई से। मुझे याद नहीं है ये कौन सा व्यक्ति है और कौन सा है, पर ये स्थिति दिख रही है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है? व्यक्ति का जन्मदिन का सूर्य विषम संख्या की राशि में, चंद्रमा विषम संख्या की राशि में, तो दिन का जन्म हो और सूर्य और चंद्रमा दोनों विषम संख्या की राशि में बैठे हों तो ये महाभाग्यवान या महाभाग्यशाली योग बना देता है। लेकिन व्यक्ति सिर्फ मौज दूसरों की संपत्ति पे करता है। कई बार ये बात भी देखने को बनती है। गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना ये व्यक्ति को कई बार घमंडी बना सकते हैं। शनि यहाँ पे उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, लेकिन सूर्य का नीच भंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्य जिस राशि में नीच के होते हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में स्वयं नीच का बैठा है, जिसका अधिपति बुध के साथ परिवर्तन, जो शुक्र बुध के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। लाभ बहुत बढ़िया है। भाग्य भाव जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति लाभ में बैठे हैं भाग्य भाव के अधिपति के साथ। तो सप्तमेश और भाग्येश, सप्तम के अधिपति बुध, भाग्य के अधिपति सूर्य, दोनों एक साथ बैठ करके प्रेम विवाह, प्रेम करना और व्यक्ति को कई बार जिद्दी, हठी, गुस्सैल या कई बार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला बना देते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्यों? क्योंकि राहु अष्टम में बैठा। कर्क राशि का राहु व्यक्ति को सब कुछ देने वाला बना देते हैं, पर घर में कई बार व्यक्ति को ढो करके लेकर के चलना पड़ता है। इनको ढो करके लेके चलना पड़ेगा। ये दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। राहु कर्क का बैठा है, कई बार कष्ट दे देता है। तो मतलब कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी हैं। कर्क धनु राशि का ही दशमांश भी बन रहा है। इसका मतलब है कि आप जब शनि प्लास्टिक से संबंधित और मटेरियल से संबंधित, प्लास्टिक के कारक शनि और मंगल आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो स्वग्रही है, तो व्यक्ति प्लास्टिक से संबंधित कारोबार, खिलौना या प्लास्टिक का व्यापार ये व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद अपना खुद का काम ही व्यक्ति करे या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी का योग इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दो ग्रह नीच के हों, राहु अष्टम में बैठ करके अगर मंगल को देख रहे हो तो व्यक्ति को कई बार गर्वीला बना देते हैं। सूर्य अगर नीच के हों, गुरु अगर अच्छे नहीं बैठे हों, खास करके शुक्र के साथ बैठे हों, तुला राशि में गुरु अच्छे नहीं होते, तो व्यक्ति को चारित्रिक हीनता, चारित्र बचाने का कई बार एक जो होता है वो दाव खेलना पड़ता है, और कई बार उसको इस तरह से अपने आप को बेहतर बनाने का हमेशा प्रयास करना पड़ता है। चंद्रमा कमजोर है, गुरु कमजोर दिख रहे हैं, सूर्य कमजोर दिख रहा है। सूर्य और बुध व्यक्ति को खाली एक तरफा दिमाग लगाने वाला बना रहे हैं। मतलब व्यक्ति को अपने ऊपर काम करने की अभी आवश्यकता है, उसको और भी ज्यादा अच्छा बनना है। नक्षत्र जो है वो मूल का है, इस वजह से चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा का बैठा है और वो शुक्र का नक्षत्र, शुक्र नीच के, तो ये ठीक नहीं। चंद्रमा और शुक्र केंद्र में बैठे हैं, धनु राशि बनती है, धनु लग्न बनता है, ये व्यक्ति को सफलता के सूचक बना देते हैं। व्यक्ति सफल होता है, पर भौतिकीय दृष्टिकोण से, कार्मिक दृष्टिकोण से अभी और भी काम करने की आवश्यकता है। अपने चरित्र को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बनाना अभी बाकी है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी शनि नीच के हो रहे हैं। बुध के साथ राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिमाग, शुक्र के साथ केतु व्यक्ति खाली खर्च करता रहे। चंद्रमा सिंह राशि के बैठे हैं यहाँ पे, और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो राहु केतु के संपर्क में, नीच के शनि की दृष्टि।
दाम्पत्य भी कई बार पत्नी के कारण, पत्नी भी कई बार जो है वो परेशान सी हो जाए, ऐसा हो जाता है। वो भले बता नहीं रही है लेकिन ऐसा वो कई बार बताया ना। लेकिन एक बात बता देता हूं, मेष राशि का नवांश गुरु और मंगल एक साथ, दाम्पत्य ठीक है, दाम्पत्य में कमजोरी नहीं, क्योंकि यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं मंगल के साथ, जो कि लग्नेश है। तो दाम्पत्य ठीक है, व्यक्ति अपना सामान बाहर भेजे। इस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करना चाहिए। हालांकि फिर भी शुक्र देख रहे हैं लेकिन नीच के हैं, गुरु देख रहे हैं लेकिन नीच मतलब जो है वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। हाँ, पर समस्या ये है कि अभी जो राहु की दशा है वो कैसी जाएगी। राहु की दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी। कुमार अवस्था के बैठे हैं, अशुभ होते हैं इस कुंडली में, वो बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, चिंतित करेंगे, व्यतीत करेंगे। लेकिन लाजवर्त और शिव की पूजा या गणेश जी के मंत्रों का जप इनको बचा सकता है। पर वस्तुतः दशा के आधार पर और अवस्था के आधार पर जब मैं इन दोनों चीजों की तुलना करता हूं और परिवर्तन योग में बैठे हैं तो इस आधार पर ये एक अच्छी बात है। लेकिन राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली का सप्तमेश मारक भी होता है। धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बाधक होते हैं। वो अच्छी बात है कि नीच के होकर के बैठे हैं, लग्नेश के साथ व्यक्ति को पेट का रोगी भी बना रहे हैं। तो व्यक्ति को अपने पेट का ख्याल रखना है, नसों का ख्याल रखना है और व्यक्ति को एक्सरसाइज भी करते रहना है, व्यायाम भी करते रहना है। चने का भोग बजरंग बली को जरूर लगाना चाहिए, जो भूंजा हुआ चना होता है। उसके बाद गोबर के गणेश जी बना करके इस राहु की दशा भर आपको कम से कम गोबर का गणेश जी, गौरी गणेश बना करके चतुर्थी के दिन उनकी पूजा की जाती है। या फिर गणपति जो है वो अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर ही प्रत्येक दिन करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर ही प्रत्येक दिन करना चाहिए। गणेश जी को 21 दुर्वा बुधवार के बुधवार जरूर ही अर्पित करना चाहिए। वो मंत्र मैं भेजूंगा गणेश जी का। ये आपकी कुंडली है। कर्म क्षेत्र के लिए ये व्यक्ति अगर व्यापार भाव का देखते हैं तो यहाँ के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में भाग्येश के साथ बैठे हैं, बली हैं। व्यापार ठीक रहेगा व्यक्ति का। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी, व्यक्ति लंबा खींचेगा भी और व्यापार में अच्छा चलता भी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुंडली कमजोर नहीं है, विदेश में जाए, विदेश से व्यापार करे, बाहर निकले। कर्म क्षेत्र ठीक है। कर्म भाव पे, पराक्रम भाव पे जन्म कुंडली पे मंगल की दृष्टि पड़ी जो कि पराक्रम का कारक होता है। यहाँ के अधिपति व्यक्ति को व्यापार करवा रहे हैं, ये चीजें ठीक बनती हैं। कम्युनिकेशन व्यक्ति का अच्छा है, वो माल बेच अच्छे से सकता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, दारोमदार संभाल सकता है, वो व्यय को सही तरीके से सुनियोजित कर सकता है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, पर मानसिक रूप से और व्यक्ति को आंतरिक लेवल पे अपने ऊपर काम करने की अभी भी आवश्यकता है। मैं वो जो देख रहा हूं वो कह रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति है तो दिमाग ज्यादा मत लगाइए, किसी भी चीज के पीछे दिमाग ज्यादा नहीं, अपने आप को थोड़ा बुद्धू भी बना लेना चाहिए कभी कभी, और चुप हो जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो पंचम के अधिपति 12 में, कई बार संतति का कष्ट हो जाता है लेकिन संतति होती बड़ी बुद्धिमान है क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। और केतु भी जन्म कुंडली में अगर गौर से देखें तो द्वितीय भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को अनुभव देते हैं। तो इस राहु और केतु की दशा में आपको धन की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति राहु में शुक्र जब आए, राहु में गुरु जब आए, राहु में बुध जब आए तो धन की प्राप्ति करता है। विशेषतया राहु में जब शुक्र आएंगे तब। आपकी कुंडली में अगर आप गौर करें तो सूर्य मृत प्राय है, तो नीच के भी हुए, उनका नीच भंग भी अच्छे से नहीं हुआ है। इस वजह से नैतिक पतन होता है, इस वजह से मित्र गलत होते हैं, इस वजह से व्यय गलत जगह पे होता है, इस वजह से व्यक्ति पुरखों का, पूर्वजों का, बड़ों का, छोटों का, सबका आदर नहीं पा सकता है या पा पाता है। ये बात है क्योंकि भाग्य के अधिपति ही नीच के हो गए ना। और कारक, अब जरा गौर करिए तो भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हुए और भाग्य का कारक केंद्र में होकर के धन भाव को देख रहे हैं नीच की दृष्टि से, तो इस वजह से धन की कम समस्या बनती है। यहाँ पे वो मीन राशि को देख रहे हैं तो नेत्रों की समस्या पैदा कर देते हैं या गले की समस्या हो जाती है। कई बार व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्या भी जूझनी या कई बार जूझना पड़ता है उससे भी। और यहाँ पे शुक्र की राशि, तो यहाँ पे व्यक्ति को कई बार गले की समस्या, कान में दर्द की समस्या, कानों से संबंधित समस्या भी बनती है। पर वो अभी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये राहु की दशा में इन सब चीजों को ख्याल में रखना होगा। मंगल की चौथी के बाद 7वीं दृष्टि, यहां देने से बचिए। डायरेक्ट किसी को पैसे ना दें, किसी के हाथ से दिलवाएं। शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का काम अगर हो सके तो थोड़ा कम करिए, मध्यम करिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। मंगल की स्थिति यहाँ पे है। दाम्पत्य में एक कड़वाहट भी रहेगी। यहाँ के अधिपति पंचम में है। दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है, पर वो एक सामान्य दाम्पत्य कहूंगा क्योंकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 12 में बैठे हैं स्वग्रही। तो बिस्तर का सुख तो है लेकिन मेंटली जो एक होता है मानसिक सुख, वो थोड़ा कम सा है। सप्तम के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ बुध और राहु केतु के प्रभाव में, इस वजह से शुभ ग्रह का प्रभाव तो है पर वहां पे कलह भी है। और कर्म क्षेत्र व्यक्ति का ठीक है, करियर कभी भी कमजोर नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं देख रहा हूं, करियर बहुत स्टेबल है। आप वहां पे शुक्र नीच के बैठे हैं तो गल्ले का मालिक होता है, व्यक्ति को कभी कभी बनी बनाई संपत्ति मिल जाती है।
और व्यक्ति को उसका लाभ भी होता है। व्यक्ति अपने से जब रिक्रिएट करना चाहता है, खुद से जब उसको बनाना चाहता है, तो मशक्कत बड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। व्यक्ति का व्यय कई बार दूसरों के ऊपर हो जाता है जिसका कि वो अधिकारी नहीं होता। आप कई बार ऐसे लोगों के ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं जिसको वो नहीं देने की बात होती थी या नहीं देना चाहिए था, आपने उस पर भी पैसे दिए हैं। ये बात बनती है। गंभीरता है, वाणी में और भी गंभीरता की आवश्यकता है। वाणी का प्रभाव कमजोर हो सकता है, ये सब चीजें बन रही है क्योंकि 2-3 ग्रह नीच के हो गए हैं, वो कमजोर कर रहे हैं कुंडली को। आपकी कुंडली में अगर मैं दशमांश कुंडली की बात करता हूं या भाग्य की, तो भाग्य ठीक है, भाग्य में कमजोरी नहीं है। क्योंकि हाँ, क्यों कमजोर हो रहा है? अगर क्योंकि यहाँ के अधिपति नीच के हो रहे हैं, बुध के साथ बैठे जो कि सप्तम भाव के अधिपति के साथ, चंद्रमा अष्टम में बैठ, अष्टम के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं और खुद के घर में राहु को बिठाया। आयु है, लेकिन जन्म कुंडली में व्यक्ति जो है वो कंफ्यूजन में रहता है क्योंकि चंद्रमा पापक बने हैं। इस कारण से व्यक्ति के पास धन जो आएगा वो हमेशा ही प्राइवेट सेक्टर से और एक जैसा नहीं आएगा, वो इरेगुलर है, वो एक जैसा कभी भी नहीं है। चंद्रमा से गुरु का संबंध चौथे 10वें का ये बड़ा अच्छा हो जाता। शुक्र से संबंध चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में, यह दाम्पत्य कभी भी टूटने नहीं देगा। लेकिन कई बार वहां पे एक मशक्कत भी बनेगी क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन को शांत रखते हैं, स्थिर रखते हैं, लेकिन वो पापक है, इस वजह से वो कई दिशाओं में भटक रहा है। तो उसको सुनियोजित करना है, समायोजित करना है, फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन काम बढ़ाना है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में नहीं है। अगर वो केंद्र में हो जाते तो फिर बहुत स्थिति खराब कर देते। अगर आप यहां गौर करते हैं तो गुरु 12 में, धन खर्च की स्थिति, कई बार व्यक्ति को पत्नी से सलाह ले लेनी चाहिए, पत्नी जो कहे उसे मान लेनी चाहिए, उसकी बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु यहाँ बैठे हैं, ये लाभ देंगे। सूर्य यहाँ बैठे हैं, वह स्टेबल करेंगे और व्यक्ति अंतिम में जाकर के 38वें वर्ष के बाद जाकर के स्टेबल होता जाता है और धीरे धीरे उसकी कुंडली प्रगति की तरफ बढ़ती है। व्यक्ति है धनु लग्न का, मतलब वो उसके पास धैर्य भी है और बाण चलाने की क्षमता भी है। लेकिन चूंकि गुरु सूर्य की राशि में नहीं बैठे हैं, ना ही मंगल की राशि में बैठे हैं और न ही शनि के साथ उनका कोई संबंध बन रहा है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में, इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब सब द्वितीय और तृतीय के अधिपति होकर के सामान्य हो जाते हैं, उच्चाभिलाषी है। इस वजह से व्यक्ति को मेंटेन करेंगे, व्यापार में आगे बढ़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये कुंडली ठीक है, पर आध्यात्मिक नेचर के रूप में या पारिवारिक दृष्टिकोण के रूप में कुंडली को मैं थोड़ा सा कमजोर देख रहा हूं। उस पर काम करने की, परिवार को साथ लेकर के चलना, किसी से राजनीति न करना, कभी भी अपने हिस्से की मांग न करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और कभी भी अपने अधिकार की बात न करना, ये आपको लाना होगा। आपको इस चीज की आवश्यकता है। सूर्य आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, जिसके ऊपर मैं भरोसा कभी भी नहीं कर सकता। आपके लोग भले कर लें, पर गुरु और सूर्य की स्थिति अगर कमजोर हो कुंडली में, गुरु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में देखता हूं तो वो गुरु उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं। सूर्य शुक्र हस्त नक्षत्र के, सुंदरता के पीछे भागना, सुंदर चीजों के पीछे आकर्षित होना। कई बार व्यक्ति जो पसंद करके लाए वो कई बार लोगों को पसंद ना आए, खर्च भी कर दे और कुछ पाए भी नहीं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। शनि वहां बैठे हैं, व्यक्ति राजनीति का लाभ लेता है, बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान होती है, समाज के उच्चस्थ वर्ग से उसकी पहचान होती है और कई बार उसके दोस्त जो होते हैं, हित मित्र, उसके साथ सपोर्ट में खड़े भी होते हैं, लेकिन कई बार उनसे धोखा भी हो सकता है। इस वजह से सावधान भी रहना है क्योंकि शुक्र नीच के होकर के बैठे हैं। तो धन, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, कुल, मान, मर्यादा का व्यक्ति को ख्याल भी रखना होगा। नहीं तो कई बार बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़े पिता, पिताजी, माता, इन सबके जो दारोमदार की स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। तो आपको अभी सटल होना है, अभी आपको शांत होना है, स्थिर होना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, किसी को देना नहीं है, रिवाइव करना है, चीजों को प्राप्त करना है, इन्वेस्ट करने से ज्यादा उसको निकालने का फोकस बढ़ाना है। ये काम कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जप, सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, रविवार को नमक जरूर छोड़ा करिए और नल दमयंती की कथा जरूर ही सुन लेनी चाहिए। ये आपको खोजना होगा। उसके बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र नीच के हैं। इस वजह से चंद्रमा का बल कमजोर हो रहा है। व्यक्ति खोजबीन करता रहे, रिसर्च ही करता रहे, फालतू का दिमाग लगाता रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। दशाओं के क्रम में अगर बात करता हूं तो चंद्रमा की दशा ना चाहते हुए भी अच्छी जाएगी क्योंकि गुरु से केंद्र में है। वो और भी ज्यादा अच्छी जा सकती थी अगर वो चंद्रमा शुभग्रह होते तो। सूर्य की दशा कमजोर जा सकती है, भाग्येश होने के बावजूद नीच के होकर के सप्तमेश के साथ युति कर रहे हैं, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस कारण से थोड़े कमजोर। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर वो पंचमेश होकर के 28 डिग्री के बाल अवस्था के होंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठने के कारण व्यक्ति के पास ज्ञान है, कम्युनिकेशन है, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो चीजों को डिलीवर कर सकता है, रख सकता है, एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पहुंचा सकता है, मार्केटिंग का काम कर सकता है।
ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकता है। बनाने से ज्यादा मार्केटिंग के क्षेत्र में इनको जाना चाहिए, ये बात ज्यादा बनती है। वैसे एक बात और बता दूं तो व्यक्ति खुद का ही व्यवसाय करे, खुद का ही प्रोडक्ट लॉन्च करे और खुद के ही प्रोडक्ट पे काम करे, ये बात बनती है। बाहर सामान भेजना हो, चीजों को रिपोर्ट करना हो, देना हो, कोई जो है वो स्किल डेवलप करना हो, कई भाषाएं सीखनी हो, बाहर के लोगों से जुड़ करके बात करनी हो, ये काम आप अच्छे तरीके से कर सकें। जितना ज्यादा व्यक्तित्व साफ होगा उतनी ज्यादा ये कुंडली आगे बढ़ेगी और उतनी ज्यादा ये प्रखर होती जाएगी, उतनी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का अधिपति स्वग्रही है। आपकी कुंडली में क्रोध आए तो कुछ भी पटक दे, समझने ना आए। धनु लग्न से प्रेरित है, आपके पास धर्म है, आपका अध्यात्म आपके पास है, आपके पास आपके पूर्वजों का ज्ञान है, आपके पास आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। आपके पास क्या नहीं है तो नैतिक तत्वों की कमी, आपके पास मोरल वैल्यू की कमी है। आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, तिकड़म ज्यादा करते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं, धोखा ज्यादा देने का सोचते हैं, कई बार दूसरों के गर्दन को मड़ोड़ करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये ना करिए। अगर ये नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कुंडली उस तरफ इशारा कर रही है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब तब तक के लिए मंगल के बाद अगर गुरु बुध की बात करूं तो बुध ठीक है। गुरु जन्म कुंडली में उनको अनुभव की कमी है, नहीं है पर वो ले नहीं रहा है। अपने से बड़े लोगों के पास बैठिए, उनसे ज्ञान अर्जित करिए, उनसे पुरानी बातों को सुनिए, उनके अनुभवों को इकट्ठा करके आप अपने अनुभव को और कई गुना बढ़ा सकते हैं। गुरु के बाद शुक्र बढ़िया बैठे हैं। आपके पास आपका पौरुषत्व है, आपके पास आपका ज्ञान है, आपके पास आपका अनुभव है। क्यों? क्योंकि शुक्र अनुभव देते हैं। राहु, शनि और केतु। शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन युवावस्था में बैठे हैं तो ना चाहने के बाद भी वो कम से कम कुछ ना कुछ तो दे ही जाएंगे आपके पास। वो सस्टेन करेंगे, वो आपको लंबे दूरी तक का घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा बना देंगे, अगर बजरंगबली की पूजा हमेशा होती रही तो। आपकी कुंडली में इष्ट देव के आधार पर अगर देख रहा हूं तो सर्वाधिक डिग्री के साथ सूर्य उपस्थित हो रहे हैं, मंगल उपस्थित हो रहे हैं, और नवांश कुंडली में जाकर के वो मंगल जाकर के आपको बजरंगबली की उपासना करने का आदेश दे रहे हैं। प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। धनु राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव है, हनुमान चालीसा तो वैसे भी बनता है। और भोजन में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा किया करिए। और राहु और केतु में, राहु से ज्यादा केतु की दशा अच्छी जाएगी। राहु थोड़े कमजोर जा सकते हैं पर केतु हमेशा अच्छे जाएंगे। ये कुंडली आपकी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।